आज हम बात करने वाले हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं उसे जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा जाए तो आइसोस्टेसी बेसिकली एक ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम है अर्थ के लिथोस्फीयर और उसके मेंटल के बीच में। जो भी अर्थ के अंदर डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ऑल्ट्रेशन चल रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर भी चल रहा है, अर्थ सरफेस के नीचे भी चल रहा है, इन सब के बावजूद भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, उसे हम आइसोस्टेसी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो गाइस, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर ही ये दोनों फोर्सेस आते हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो अर्थ सरफेस के अंदर फॉर्मेशन, ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कर रही है, यानी कि तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना और बनाना, ये जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर और नीचे, ये कलेक्टिवली आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर। तो भाई तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना, बनाना जो है वो किसी फोर्स की वजह से होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने आप हो रहा है। और यही जो फोर्सेस हैं वो दो के अंदर डिवाइड हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। अगर तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना अर्थ सरफेस के नीचे चल रहा है तो वो एंडोजेनेटिक हो जाएगा, और अगर ये अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है तो वो एक्सोजेनेटिक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, लॉजिकल है। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के नीचे काम कर रहे हैं, ये एग्रेडेशनल होते हैं, ये हमेशा जोड़ते हैं, अर्थ सरफेस में कुछ नया ऐड करते हैं। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो डिग्रेडेशनल होते हैं, वो डेनुडेशन करते हैं और ये हमेशा डैमेज करते हैं चीज़ों को, जो भी नई चीज़ें बन रही है। और इन दोनों के बीच के बैलेंस को ही हम आइसोस्टेसी कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक बड़ा फेमस सा फ्लो चार्ट है जो कई बार मैं अपने कोर्स वीडियोस के अंदर और यूट्यूब वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है। जो तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना जो चल रहा है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, और ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो फोर्सेस के अंदर डिवाइड है, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं और इन्हें डिग्रेडेशनल कहा जाता है। ये डेनुडेशन करते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस को स्ट्रिप ऑफ करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेवलिंग का काम ये करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मास वेस्टिंग, वेदरिंग, तीनों टाइप की वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल आ जाएगी। इसके बाद इरोजन आ जाएगा इसके अंदर, हर तरह का इरोजन इसके अंदर आएगा। इरोजन बाय ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, विंड्स, वेव्स एंड करंट्स, ये सब इसके अंदर आएगा, और डिपोजिशन भी इसके अंदर आएगा। अब दूसरा जो है, जो अर्थ सरफेस में कुछ ऐड कर रहा है, वो अर्थ सरफेस के नीचे काम करता है और उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। तो ये फ्लो चार्ट मैंने बताया दो में डिवाइड है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एंडोजेनिक के बारे में। तो एंडोजेनिक फोर्सेस भी फर्दर डिवाइडेड हैं दो फोर्सेस के अंदर। एक है सडन फोर्सेस, यानी कि जो एकाएक होते हैं और हमें विजिबल भी होते हैं, वो सडन फोर्सेस के अंदर आ जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। दूसरा है स्लो फोर्सेस, स्लो मूवमेंट्स, जो बहुत धीरे धीरे होते हैं और उनका इफेक्ट हमें बहुत साल बाद जाके देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये स्लो फोर्सेस और सडन फोर्सेस। फिर सडन फोर्सेस के अंदर क्या आएगा? आप लॉजिकली सोचो, जो ऐसी कोई चीज़ जिसका ओरिजिन अर्थ सरफेस के नीचे हो रहा है और उसका इंपैक्ट हमें एकाएक दिखता भी है, तो जैसे इसका एग्जांपल बनेगा वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स, और ये जब भी होते हैं कोई नई चीज़ बनती है। ठीक है। दूसरा है स्लो मूवमेंट्स के अंदर मैंने बता दिया, ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतने स्लो हैं कि ये हमें दिखते नहीं है। इसका इंपैक्ट हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डायस्ट्रोपिज्म। बहुत स्लोली काम कर रहे हैं नीचे और इसका इंपैक्ट हमें सालों बाद जाके देखने को मिल रहा है, तो वो डायस्ट्रोपिज्म हो जाएगा। जैसे माउंटेन कभी एक बारी में नहीं बनता, नीचे काम चल रहा होता है, स्लोली काम चल रहा होता है, और फिर कुछ सालों बाद हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्लो मूवमेंट्स, क्योंकि स्लो मूवमेंट्स फर्दर सब डिवाइडेड हैं दो फोर्सेस के अंदर। अगेन, एक है एपिरोजेनेटिक, जिसे हम कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कहते हैं, ये वर्टिकली काम करते हैं। दूसरा है ओरोजेनेटिक, जिसे हम माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। तो भैया एपिरोजेनेटिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है, या तो वो फोर्सेस जो कॉन्टिनेंट को पूरा ऊपर उठा देंगे या नीचे की तरफ कर देंगे, तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाएंगे दोनों। और दूसरा है ओरोजेनेटिक, ये फिर फर्दर सब डिवाइड हैं दो अदर फोर्सेस के अंदर। यस, ओरोजेनेटिक जो माउंटेन बिल्डिंग है, जो हॉरिजॉन्टली काम करते हैं, ये फर्दर सब डिवाइडेड हैं दो अलग फोर्सेस के अंदर। एक है टेंशनल फोर्सेस और एक है कंप्रेशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस टेंशन पैदा करेंगे तो डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो अर्थ क्रस्ट में फ्रैक्चर्स आएंगे, क्योंकि आप खींच रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अर्थ क्रस्ट फट जाएगी। इसीलिए क्रस्टल फ्रैक्चर्स और रैप्चर्स ये होते हैं टेंशनल फोर्सेस की वजह से। दूसरा जो है ओरोजेनेटिक का, वो है कंप्रेशनल फोर्सेस। ये टुवर्ड्स ईच अदर काम करते हैं। जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर काम कर रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर बेंडिंग आती है। इसलिए फोल्डिंग एक्टिविटी जो होगी वो हमेशा कंप्रेशनल फोर्सेस से होती है, और जो फोल्डिंग एक्टिविटी होती है वो हमेशा टेंशनल फोर्सेस की वजह से होती है। तो ये हमने देख लिया एक बेसिक सा इसका फ्लो चार्ट जो हम कई बार पढ़ते हैं। उसके बाद हम सीधे डाइव इन करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर और इसके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो हमें पता है कि वो अर्थ सरफेस के नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन
इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स नीचे हो रहे हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, प्लेट्स जो हैं आपस में अदला बदली कर रही हैं, कहीं कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, कहीं डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, कहीं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उससे रॉक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होता है जिसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। दूसरा, अर्थ सर्फेस के नीचे कहीं जगह पे थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है। कन्वेक्टिव करंट भी नीचे चल रही है। तो ये कलेक्टिवली जो चीज़ें अर्थ के नीचे चल रही हैं वो रूप देती है एंडोजेनिक फोर्सेस का, और उससे क्या होता है, स्लो मूवमेंट्स और फास्ट मूवमेंट्स निकलते हैं। स्लो मूवमेंट क्या करेंगे, वो डायस्ट्रोपिज्म करेंगे। फास्ट मूवमेंट क्या करेंगे, वो कैटेस्ट्रोपिक हो जाएंगे इन नेचर, वो कैटेस्ट्रोपिज्म करेंगे, यानी कि एकाएक दिखते हैं और कुछ बना देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि क्या हम एंडोजेनिक फोर्सेस को इंटेंसिटी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर होगा यस। इंटेंसिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, एंडोजेनिक फोर्सेस दो में डिवाइड हैं। एक है सडन, जो एकाएक हो रहे हैं, बड़े फास्ट हैं, और दूसरा है स्लो मूवमेंट्स, जिसको हम कहते हैं डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। तो देखते हैं भाई सडन फोर्सेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। पहला आपको ध्यान रखना है, सडन फोर्सेस तो ये हैं, ये एंडोजेनिक हैं, ये कंस्ट्रक्टिव हैं, इसीलिए इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहा जाएगा। दे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है। और ये नीचे से काम कर रहे हैं, तो वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक इसके अंदर आए गए। अब आप पूछोगे कि सर ये वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक से क्या बन रहा है? डेफिनेटली बन रहा है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो नीचे का मैग्मा ऊपर आता है लावा बन के, वो लावा सॉलिडिफाई होता है, तो उससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। जब लावा बहुत ज़्यादा आगे किलोमीटर्स तक फ्लो कर रहा है तो उससे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस बन जाएंगे, फ्लड बेसाल्ट प्लेटू बन जाएंगे, जैसे डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया है, कोलंबिया प्लेटू ऑफ यूएस है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और अर्थक्वेक से क्या बनेगा, जब अर्थक्वेक होता है तो भाई डेफिनेटली कई जगह पे फॉल्ट्स, फ्रैक्चर्स आते हैं और कई जगह डिप्रेशंस बन जाते हैं, जिससे लेक्स वगैरह बन जाती हैं। उसके बाद डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। अब हम देखने वाले हैं डायस्ट्रोपिक फोर्सेस से जुड़े हुए एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स। तो देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? वर्टिकली कैसे काम करते हैं, ये एपिरोजेनेटिक के अंदर काम करते हैं, और हॉरिजॉन्टली कैसे काम करते हैं, ओरोजेनेटिक के अंदर काम करते हैं। दूसरा, ये बहुत स्लो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इनका इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। ये भी कंस्ट्रक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये मीजोरेली फीचर्स बनाते हैं। मीजोरेली फीचर के अंदर क्या आएगा, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, लेक्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर दो सब डिवाइडेड हैं, वर्टिकली कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग एपिरोजेनेटिक, और हॉरिजॉन्टली माउंटेन बिल्डिंग ओरोजेनेटिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भाई एपिरोजेनेटिक को हम कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कहते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई एपिरोजेनेटिक जो हैं, दे एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनको रेडियल मूवमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये वर्टिकल होते हैं और ये पूरे कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करते हैं, या तो कॉन्टिनेंट को ऊपर उठा देंगे या नीचे कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एपिरोजेनेटिक अगेन दो टाइप्स में काम करते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के अंदर भी दो और चीज़ें हैं। अगर फोर्सेस इस तरह से काम कर रहे हैं कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को ही ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो ये अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, और अगर ये पूरे कॉन्टिनेंट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये सबसिडेंस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है इमरजेंस और सबमर्जेंस। इमरजेंस और सबमर्जेंस जहां पर भी आता है वो आपको ध्यान रखना है, वो कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर कोस्ट लाइन को, कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट लाइन होती है, जो पानी से जुड़ी हुई है, जो पानी के पास है, अगर कोस्ट लाइन को ऊपर की तरफ उठाया और कॉन्टिनेंट तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, सिर्फ उसकी कोस्ट लाइन को जो है ऊपर की तरफ उठा दिया गया तो वो हो जाएगा इमरजेंस, और अगर कोस्ट लाइन को नीचे की तरफ कर दिया गया इस फोर्सेस के द्वारा तो वो हो जाएगा सबमर्जेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एपिरोजेनेटिक दो में डिवाइडेड, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड के अंदर अपलिफ्टमेंट पूरे कॉन्टिनेंट को ऊपर की तरफ उठाता है, और सबसिडेंस पूरे कॉन्टिनेंट को नीचे की तरफ लेके जाता है। इमरजेंस कोस्ट लाइन को ऊपर की तरफ उठा रहा है और सबमर्जेंस कोस्ट लाइन को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ये हो गया एपिरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक के अंदर भी देख लेते हैं कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओरोजेनेटिक को माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस कहा जाता है। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिरोजेनेटिक रेडियली एक्ट करते हैं, ओरोजेनेटिक टेंजेंटली एक्ट करते हैं। ये टेंजेंटियल मूवमेंट्स हैं, अर्थ सरफेस से टेंजेंटली काम करेंगे। ये बात को ध्यान रखनी है। अब मैंने बताया था कि भाई ओरोजेनेटिक भी दो टाइप्स के हो सकते हैं फर्दर, एक होता है टेंशनल फोर्सेस, एक होता है कंप्रेशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो ये क्रिस्टल फ्रैक्चर करेंगे और ये क्रैक्स, फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट्स बनाएंगे। कंप्रेशनल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो ये क्रिस्टल बेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से फोल्ड्स एंड रैपिंग्स या वार्पिंग होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बॉटम लाइन क्या है, क्रिस्टल फ्रैक्चर जो होगा वो टेंशनल फोर्सेस की वजह से होता है, और क्रिस्टल बेंडिंग जो होती है वो कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रिस्टल बेंडिंग में क्या आएगा, तो भैया बेंडिंग दो टाइप्स की हो सकती है, या तो वार्पिंग होगी या फोल्डिंग होगी। आप उसको वार्पिंग बोल सकते हैं या रैपिंग बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्या फ़र्क है वार्पिंग और रैपिंग में? अरे भाई, अर्थ क्रस्ट का अगर एक बहुत बड़ा एरिया फोल्ड हो रहा है तो वो वार्पिंग हो जाएगा, और अगर अर्थ क्रस्ट का एक छोटा सा एरिया फोल्ड हो रहा है तो वो फोल्डिंग हो जाएगा। यही फ़र्क है दोनों के अंदर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फोल्डिंग।
फोल्डिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फोल्ड क्या होते हैं? जब अर्थ क्रस्ट में कंप्रेशनल फोर्स लग रहे हैं तो अर्थ की क्रस्ट क्या होगी? वो बकल होगी, वो स्क्वीज हो जाएगी और स्क्वीजिंग होने की वजह से एक वेवी पैटर्न बन जाएगा। और उस वेवी पैटर्न में आप देखोगे कि एक ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा है और एक नीचे वाला गिरा हुआ हिस्सा है। तो उठे हुए हिस्से को हम कहते हैं एंटीक्लाइन ज्योग्राफी की भाषा में, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं सिंक्लाइन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो फोल्ड है इसकी एक स्ट्रक्चर भी होता है। तो स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं फोल्ड का तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्ब यानी कि हाथ। फोल्ड का जो ये उठावा और जो गिरावा हिस्सा है, जो अप फोल्डेड रॉक बेड्स हैं और जो डाउन फोल्डेड रॉक बेड्स हैं, इसी को ही टेक्निकली हम लिम्ब कहते हैं। यानी कि फोल्ड का एक हाथ हो गया। पूरा एक जो वेव है ना, आप देखो एक वेव बनाओ पेपर पे, ये जो पूरी एक वेव बन रही है तो आप देखो एक तरीके से हाथ बना हुआ है दोनों तरफ से, तो ये लिम्ब कहलाता है। फिर आता है मिडिल लिम्ब। भाई मिडिल लिम्ब क्या है? दो फोल्ड के बीच में जो एक कॉमन लिम्ब है उसे हम कहते हैं मिडिल लिम्ब। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिप एंड स्ट्राइक। देखो डिप एंड स्ट्राइक ये टेक्निकल टर्म्स हैं। अभी हमने कहा कि भाई लिम्ब क्या होता है, फोल्ड के हाथों को लिम्ब कहा जाता है। तो अप फोल्डेड रॉक स्ट्रैटा और डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्रैटा ये हमने देखा। तो अगर आप एक फोल्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उस फोल्ड के दोनों तरफ उसके हाथ बने हुए हैं, और ये जो हाथ बने हुए हैं एक फिसल पट्टी तो बना रहे हैं दोनों तरफ से। आप देखो एक फिसल पट्टी जो है, तो ये जो फिसल पट्टी है, ठीक है, ये जो इंक्लिनेशन है रॉक बेड्स का, इसे हम डिप कहते हैं। और डिप को हमेशा हम एक एंगल से मेजर करते हैं, और इस एंगल को हम मेजर करते हैं क्लाइनोमीटर से। और ये जो फिसल पट्टी जहां हॉरिजॉन्टल रॉक बेड्स में गिर रही है वो बन जाता है स्ट्राइक। स्ट्राइक की हमेशा होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो फलाना फोल्ड है ये 60 डिग्री पे डिप है और इसका जो फेस है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ जो हो गया वो उसका स्ट्राइक हो गया, और 60 डिग्री जो हो गया वो उसका डिप एंगल हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा और आपको देते हैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। एंटीक्लाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिप एंगल। तो दो तरह के एंटीक्लाइन होते हैं डिप एंगल के हिसाब से। एक जेंटल एंटीक्लाइन होता है और एक स्टीप एंटीक्लाइन होता है। अगर डिप एंगल जो है यानी कि ये जो फिसल पट्टी है उसका एंगल 40 डिग्री से कम है तो वो जेंटल एंटीक्लाइन हो जाएगा। और अगर डिप एंगल 40 से 90 के बीच में यानी कि वर्टिकल तो बिल्कुल 90 डिग्री हो गया, और 90 से 40 के बीच में है तो वो स्टीप एंटीक्लाइन कहलाएगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ हमने कर लिया डिप एंगल के। फिर आपने एक और एक टर्म पढ़ा होगा एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम। एक और एक टर्म है, ये हम कई बार पढ़ते हैं। इसको आप ऐसे मान लो कि एक बड़ा सा फोल्ड है, एक बड़ा सा फोल्ड है और उसके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बने हुए हैं, तो उसको हम एंटीक्लाइनोरियम बोल देते हैं। यानी कि एक बड़े एक्सटेंसिव एंटीक्लाइन के अंदर माइन्यूट सेवरल माइन्यूट एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो होते हैं उसे हम एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं। इसका एक और एक नाम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम को हम कहते हैं फैन फोल्ड, क्योंकि एक जैपनीज फैन की तरह दिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से सिंक्लाइनोरियम क्या होगा? जो सिंक्लाइनोरियम क्या है वो डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्रैटा है, ट्रफ वाला पार्ट है, ठीक है। तो ट्रफ वाले पार्ट के अंदर अगर छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है तो उसे हम कहेंगे सिंक्लाइनोरियम। तो ये हमने कर लिया है एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, यानी कि क्रिस्टल बेंडिंग और क्रिस्टल फ्रैक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि भाई फोल्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं और फॉल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। आई होप आपको ये पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये हम एक यूनिक कंटेंट दे रहे हैं। कोर एजुकेशनल कंटेंट को मैं पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, एग्जाम के लास्ट दिनों में हर एक एस्पिरेंट एक रिवीजन स्ट्रेस से जूझ रहा होता है। सब कुछ पढ़ने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि क्या हम वो पॉइंट याद रख पाए हैं, उस टॉपिक का क्या वो पॉइंट मुझे याद है। और इस रिवीजन स्ट्रेस के चलते आप बार बार पीडीएफ, नोट्स, वीडियोस उसी में उलझ जाते हैं और दिमाग में अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फीड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस भी हैम्पर होती है। सो इस रिवीजन स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है, पॉडकास्ट ऑन ज्योग्राफी। ये पॉडकास्ट एक ऐसा यूनिक ऑडियो बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट है जहां पर आपको ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक के एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स सुनने को मिलेंगे। एंड गेस व्हाट, अब आप अपना रिवीजन कभी भी कर सकते हैं, कोई दूसरा काम करते हुए भी कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तब भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अलग से आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ हेडफोन्स लगाने हैं एंड जस्ट लिसन एंड रिवाइज एंड एंजॉय योर रिवीजन प्रोसेस। आप इसे जरूर सुनिए, अपना फीडबैक दीजिए और अपने रिवीजन प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। सो नाउ नो मोर रिवीजन क्राइस, जस्ट लिसन एंड रिवाइज।